जय हिंद। वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 शुरू करेंगे। आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग जहाँ तक पढ़े से थे उसके आगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। इसमें औपनिवेशिक शासन ब्रिटिश शासन को कहा गया है। इनके ब्रिटिश शासन से, अंग्रेजों के शासन से आदिवासियों पर क्या फ़र्क, क्या प्रभाव पड़े थे, और आदिवासी मुखियाओं पर क्या प्रभाव पड़े थे, और जंगल में वन कानून जो बनाया गया था, अंग्रेजों ने जो बनाया था वन कानून, उसके कारण क्या क्या परेशानियां इनको हुई, जीवन में इनके क्या क्या बदलाव हुए, इस अध्याय में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। ये बदलाव क्या थे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी कबीले जो थे, उनकी परंपरागत जीवन शैली में क्या बदलाव आए, इसको हम लोग देखेंगे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। आदिवासी कबीले के जो मुखिया होते थे उनका क्या हुआ। अंग्रेजों ने आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। अंग्रेज के आने से पहले इन आदिवासी कबीले के मुखियाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। आदिवासी कबीले के जो मुखिया होते थे वे अपने समूह को नियंत्रित करते थे और उनके पास काफ़ी आर्थिक ताकत होती थी। उसके साथ साथ प्रशासनिक ताकत भी उनके पास होती थी। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। इन आदिवासी मुखियाओं की कई जगह अपनी पुलिस होती थी और वह जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। ब्रिटिश शासन का जब कार्यकाल आया तो इन आदिवासी कबीले के मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल चुके थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। उन्हें कई 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 आदिवासी गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां जो थी, प्रशासनिक शक्तियां जो थी, उनकी छिन गई अंग्रेजों के शासन से, और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब इन मुखियाओं को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको मानने के लिए मजबूर कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। नजराने का यहाँ पे है कि उपहार देना पड़ता था। नजराने का अर्थ है उपहार, और उपहार के रूप में कर भी आते थे, लगान भी आती थी, तो उन्हें मुखियाओं को नजराना देना पड़ता था अंग्रेजों को। नजराना का अर्थ यहाँ पे उपहार से है। और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों का अनुशासन में रखना होता था। और ये इन मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब ये कबीले के मुखिया, आदिवासी कबीले के मुखिया अपने परंपरागत कामों को नहीं कर सकते थे, परंपरागत नियम कानूनों को नहीं मान सकते थे। इनको अवैध घोषित कर दिया था और नई कानून लागू कर दिए थे अंग्रेजों ने। उन कानूनों के हिसाब से, ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किए गए कानूनों के हिसाब से इनको चलना पड़ता था। अपने कबीले को अनुशासन में रखना पड़ता था उसी कानून के हिसाब से। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है कि आदिवासी लकड़ी का घर बना रहे हैं। लकड़ी का घर बना रहे हैं और ये लकड़ी का एक घर बना हुआ है। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों
कि एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। पहले आदिवासियों में जब लट्ठों से घर बनाए जाते थे, लकड़ियों से, बांसों से जब घर बनाए जाते थे तो उसमें पूरा गांव मदद करता था। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। अंग्रेज लोग चाहते थे कि आदिवासी लोग एक जगह रह करके अस्थायी रूप से रहें और वहीं खेती करें, लेकिन ये लोग घुमंतू खेती करते थे। आदिवासी कबीले के लोग ये एक स्थान पे नहीं रुकते थे, घुमंतू खेती या झूम खेती करते थे। एक स्थान पे जब खेती काट लेते थे तो उसके बाद ये लोग दूसरे स्थान पे चले जाते थे, या फिर जो लोग जानवर पालते थे वे जब एक जगह चारा खत्म हो जाता था तो अपने जानवर के झुंड को लेकर के दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इस तरह से ये लोग घुमंतू जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों को ये अच्छा नहीं लगता था। ये अंग्रेज़ लोग ये सोचते थे कि ये लोग एक ही जगह पर अस्थायी रूप से रहें और खेती करें, क्योंकि जब अस्थायी रूप से रहेंगे तो इनसे लगान और कर वसूल करने में इनको आराम रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। इसी के लिए ये लोग ऐसा चाहते थे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना है। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया। कुछ किसानों को भूस्वामी घोषित कर दिया गया और कुछ किसानों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप लोग अध्याय 2 में हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों को का भाड़ा चुकाते थे। जो पट्टेदार होते थे वो अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को अर्थात अंग्रेजों को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। झूम काश्तकार जो थे, जो झूम खेती करने वाले थे, उनको एक जगह बसाने की कोशिश इनकी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही, क्योंकि जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी काफ़ी मजबूती से एक दूसरे से जकड़े रहती है, तो इसलिए बहुत कठोर मिट्टी होती है। इसी के लिए वहाँ पे हल से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं देते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी गई। ये घुमंतू खेती करने वाले सिर्फ कुदाल से गोड़ देते थे और वहाँ पे खरपतवार साफ करके उसको जला देते थे। जला करके जो राख रहती थी उसको उसी जमीन पर छीड़ देते थे। उस राख में पोटास होती थी, जिससे खेत उपजाऊ होता था। और वहाँ तक धूप पहुँचने के लिए, ज़मीन तक धूप पहुँचने के लिए वो लोग पेड़ों की टहनियों को काट देते थे, जिससे ज़मीन तक सूरज की धूप पहुँच सके। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को दिखाया गया है। यहाँ पे समतल मैदान है, यहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ है, समतल मैदान है। यहाँ पे रोपाई कर रहे हैं ये लोग, धान की बेरन को उखाड़ करके फिर ये पानी में रोपाई करेंगे। यहाँ पे समतल जमीन में दिखाया गया है और यहाँ पे जंगल में दिखाया गया है। यहाँ पे जंगल की तस्वीर दिखाया गया है। गुजरात के एक जंगल की खेत करती भील औरतें, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। तो ये लोग यहाँ पे कुदाल से ही गोड़ देते थे। ये झूम खेती जंगल की खेती है।
और वहाँ पे जो नीचे दिखाया गया है वो समतल मैदान की खेती है। वहाँ पे धान की बेरन को उखाड़ करके रुपाई किया जाएगा, जबकि यहाँ पे ये लोग झूम खेती करने वाले हैं, जंगल में खेती करने वाले हैं। जो यहाँ पे पेड़ हैं, पेड़ों की टहनियों को ये लोग काट देते हैं और यहाँ पे कुदाल से गोड़ करके इसी में बीज छिड़क देते हैं और जो खरपतवार रहता है पहले साफ करके यहाँ की ज़मीन को खरपतवार जला करके राख इसी में छीट देते हैं। उस राख में पोटास होता था, जिससे यहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती थी, और पेड़ पौधों की टहनियों को काट देते थे, जिससे यहाँ पे इनके लगाए गए पौधे जिससे सूरज की रोशनी पाते रहें। ये भील औरतें हैं जो खेत में काम कर रही हैं, और गुजरात का यहाँ पे सीन दिखाया गया है। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। आदिवासी समूहों का जीवन पूरी तरह से जंगलों से ही जुड़ा हुआ था। अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? यहाँ पे जो भी वन कानून लागू कर दिया था, उसमें अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण कर लिया था और जंगलों को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया था, और कुछ जंगलों को यहाँ तक आरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिससे यहाँ के ऐसे जंगल थे जहाँ पे अंग्रेजों के लिए इमारती लकड़ी होती थी और स्वतंत्र रूप से यहाँ घूमने, झूम खेती करने और फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी, जिन क्षेत्रों में आरक्षित वन घोषित किया गया था। ऐसी स्थिति में झूम खेती करने वाले काश्तकार किस तरह से जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, अंग्रेजों ने जैसे ही आदिवासियों के को जंगलों में रहने के लिए पाबंदी लगा दी, उनके सामने अर्थात अंग्रेजों के सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूर का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब जब अंग्रेजों ने आदिवासियों का बैन लगा दिया जंगलों में, तो उसके बाद इनके सामने एक समस्या एक खड़ी हो गई कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए, स्लीपर्स के लिए पेड़ कटाई और लकड़ी के को इधर से उधर ले जाने के लिए मजदूर का इंतजाम करना इनके लिए मुश्किल हो गया था। और स्लीपर किसे कहते हैं? स्लीपर लकड़ी के 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। रेलवे स्टेशन हम लोग देखते हैं, जो लकड़ी की पटरियां ऐसे रहती हैं, यहाँ से लाइन गई रहती है, उन्हीं लकड़ियों को स्लीपर्स कहा जाता है। पहले लकड़ियां बिछाई जाती थी, लेकिन अब तो आरसीसी के खंभे देखने को मिलते हैं। तो उन लकड़ियों को जो लगाया जाता था ऐसे, उन्हें स्लीपर कहा जाता था। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। जब उन्हें मजदूर की परेशानी होने लगी, समस्या होने लगी, तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला, यानी अंग्रेजों ने उसका भी हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने के लिए भी छूट होगी, बशर्ते शर्त यह थी कि गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। मजदूर ही चाहिए था उनको, उनका उद्देश्य तो मजदूर ही चाहिए था। तो छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का उनको दे दिया और उनको खेती करने की वहाँ पे छूट दे दी, लेकिन शर्त रख दी कि गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। वहाँ पे एक स्रोत टू दिया हुआ है यहाँ पे, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है।
1930 के दशक में बेरियर एल्विन ने मध्य भारत आता है मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों, मध्य प्रदेश में रहते थे बैगा आदिवासी कबीले के लोग। तो 1930 के दशक में बेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन ने लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। एल्विन उन आदिवासियों के रीति रिवाज, कला और उनकी संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगा आदिवासियों के बहुत सारे गीत इकट्ठा किए, जिनमें इस बात की शिकायत की गई थी कि अंग्रेजों के शासन में बैगा समुदाय के लोग कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें ये उनके गीतों में दर्शाया गया है। उसका एक अंश यहाँ पे दिया गया है। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल, जमींदार बैठा है गांव में। ये कह रहे हैं अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जमींदार बैठा है गांव में। गांव में अर्थात जमींदार बैठा है, दरवाजे पर कोतवार बैठा है और बागीचों में पटवारी बैठा है अंग्रेजों के शासन में। और खेतों में सरकार खुद बैठी है उनसे लगान वसूल करने के लिए। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, पशुकर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय। ये लोग बोल रहे हैं कि पशुकर अदा करने के लिए, पशुओं पर कर लगाया जाता था उस समय, तो पशुकर अदा करने के लिए इन्हें गाय बेचनी पड़ती थी। तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, और जंगल में रहते थे जो उस पर भी कर लगाया जाता था, तो जंगल कर अदा करने के लिए इन्हें भैंस बेचनी पड़ती थी। बैलों को बेचकर अदा करते थे लगान, और बैलों को बेचकर ये लोग लगान अदा करते थे। फिर भोजन पाएं कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में, जब इतने सारे इनको लगान देना है, हर जगह सरकार ही बैठी है इनका खून चूसने के लिए, तो किस तरह से ये लोग जीवित रह पाएंगे, भोजन कहाँ से पाएंगे, जब ये भोजन के सारे स्रोत ही बेच दे रहे हैं, गाय भेज दे रहे हैं, भैंस भेज दे रहे हैं, बैल भेज दे रहे हैं, तो इनको भोजन कहाँ से मिल सकता है। और ये वेरियर एल्विन एवं सामराव हिवाले सांस ऑफ दी माइकल पृष्ठ संख्या 336 से उद्धृत है। यहाँ पे इस स्रोत से ये लिया गया है। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। बहुत सारे आदिवासियों ने इन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। इनके परंपरागत तौर तरीकों को सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी और नया कानून लागू कर दिया था। उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। कई बार इन आदिवासियों ने खुलेआम बगावत भी कर दी। जैसे 1906 में संगमा द्वारा असम में 1906 में संगमा द्वारा असम में बगावत किया गया, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत अर्थात मध्य भारत में हुआ वन सत्याग्रह। इसी तरह के विद्रोह थे। 1930 में मध्य प्रदेश में हुआ था। 1930 के दशक में वन सत्याग्रह भी इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। व्यापार में भी समस्याएं थी। 19वीं सदी के दौरान ही इन आदिवासी जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। वह वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा कि किस लिए लोग इधर आकर्षित हुए हैं। पहले तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि किस लिए लोग इधर आकर्षित हुए हैं, आदिवासी व्यापारी और महाजन किस लिए यहाँ पे आ रहे हैं। यह समझने में इन आदिवासियों को थोड़ा सा समझ लग गया। यह समझने के लिए आइए एक रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। एक रेशम उत्पादक की स्थिति को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है। यहाँ पे गोदरा कबीले की औरतें बुनाई करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है चित्र।
और यहाँ पे एक औरत को दिखाया गया है, ये चटाई बुनती एक हजारा औरत है, हजारा जनजाति की औरत है। और औरतों के लिए काम सिर्फ घर तक नहीं सीमित था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थी, बच्चों को अपने साथ लेकर जाती थी ये औरतें। इन जनजातीय समूहों की औरतें बच्चों को अपने साथ ही लेकर जाती थी कारखानों और खेतों में काम करने के लिए। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। 18वीं सदी की बात करें तो भारतीय रेशम जो यहाँ पे उत्पादन होता था भारतीय रेशम का, उसकी यूरोपीय बाजारों में काफ़ी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था 18वीं सदी में। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। वर्तमान में जहां झारखंड है वहां पे स्थित हजारीबाग के आसपास में वहां पर रहते थे संथाल संथाल आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे और वे रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंट भेजते थे और इन आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनके क्रीमकोशों को इकट्ठा कर लेते थे। कर्जा देने पर कर्जा देते थे, कर्जे का प्रलोभन दे करके उनको धीरे धीरे फंसाते थे और उनके क्रीमकोशों को इकट्ठा कर लेते थे। और 1000 क्रीमकोशों के लिए 3 से 4 रुपए इन आदिवासी समूहों को मिलते थे। 1000 क्रीमकोश यानी कि 1000 कीड़ों के इनको 3 से 4 रुपए मिलते थे, महज 3 से 4 रुपए। इसके बाद इन क्रीमकोशों को वर्धमान या गया भेजा जाता था। इसके बाद इन क्रीमकोशों को 1000 क्रीमकोशों को इनसे ले करके 3 से 4 रुपए दे करके इनसे ले लिया जाता था और इन क्रीमकोशों को वर्धमान या गया में भेज दिया जाता था और जहां पर उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। जहां पर ये लोग आदिवासियों से यहाँ से लेते थे और वहां पे ले जा करके 5 गुना कीमत पर वहां पर बेचते थे। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा होता था। रेशम उत्पादकों को मामूली सा फायदा होता था, जबकि बीच में बिचौलिया काम करने वाले को भारी मुनाफा इसमें होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। धीरे धीरे जब आदिवासी समुदायों को इन सब सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो ये आदिवासी समुदाय इन लोगों को अपना दुश्मन मानने लगे थे। यहाँ पे एक कोयला मजदूर को दिखाया गया है, आदिवासी समुदाय के कोयला मजदूर को दिखाया गया है। ये चित्र है बिहार के कोयला खनिक, 1948 का चित्र है। बिहार के कोयला खनिक ये 1948 में बनाया गया है चित्र। 1920 के दशक में बिहार की झरिया, बिहार में एक स्थान है झरिया और रानीगंज, यहाँ पे कोयला खदानें हैं। ये आता भी है रानीगंज कहाँ पे है, रानीगंज किससे संबंधित है तो कोयला खान से संबंधित है। और झरिया का भी पूछ ले तो ये कोयला खान से ही संबंधित है। और ये स्थान इसका कहाँ पर है तो बिहार में है, इन दोनों स्थानों का। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। आज भी ये पूछा जाता बहुत आता है रानीगंज, लगभग सारे एग्जामों में आता है। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक यानी कि खुदाई करने वाले आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। 1920 के दशक की बात करें तो यहाँ पे बिहार में झरिया और रानीगंज नामक स्थान पर कोयले की खदानें थी और उसमें 50% लगभग 50% खनिक मजदूर काम करने वाले आदिवासी थे। और ये खान एकदम पूरी तरह से अंधेरी रहती थी
और गहराई में रहती थी और अंधेरी रहती थी और दम घोंटू खानों की गहराई में रहती थी, जहाँ पे पूरी तरीके से ऑक्सीजन भी नहीं आती थी और वहाँ पे धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा रहती थी और एकदम अंधेरी होने के कारण वहाँ पे देखने में भी ज़्यादा परेशानी होती थी और दम घोंटू थी, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, धूल, मिट्टी, जिसके कारण इनका शरीर एकदम टूट जाता था और ये एकदम जानलेवा था। और ये 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में लगभग हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। लेकिन फिर भी इनको अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए इन जानलेवा कामों को भी करना पड़ता था उस समय, ऐसी मजबूरियाँ थी। काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। ये लोग तो अपने आस-पास थे, घर चले जाते थे। ये बिहार में जो आदिवासी अपने आस-पास में जाते थे कोयला खदानों में, ये लोग तो घर चले जाते थे, लेकिन जो प्रदेश में रहते थे, अप अपने परिवार से जो दूर जाते थे काम करने के लिए, काम की तलाश में, उनकी दशा और भी ज़्यादा खराब थी। कैसे 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। 19वीं सदी के आखिर से ही असम में चाय के बागान फैलने लगे थे। खनन और उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में, असम में जो मजदूर यहाँ जाते थे और झारखंड की कोयला खदानों में जो काम करने जाते थे आदिवासी समुदाय के लोग, तो उनको बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता था। इनको बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता था असम के चाय के बागानों में और झारखंड की कोयला की खदानों में बड़ी संख्या में आदिवासियों को भर्ती किया गया और इन लोगों को ठेकेदार की मार्फत भर्ती किया गया था। ठेकेदार के मार्फत ये लोग भर्ती हुए थे और ये ठेकेदार न केवल उन्हें कम वेतन देते थे, ठेकेदार इनके जो थे जिनके माध्यम से ये लोग भर्ती हुए थे वहाँ पे, तो ठेकेदार इनको बहुत कम वेतन देते थे और बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। इनको बहुत ज़्यादा कम वेतन देते थे और इन्हें अपने घर वापस भी नहीं लौटने देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। इन आदिवासी समुदायों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान इनके ऊपर किए गए अत्याचारों और बदलते कानूनों पर लगे के कारण, इनके व्यवहारों पर लगे पाबंदी और करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध इन लोगों ने कई बार बगावत भी की। जैसे 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। मध्य भारत अर्थात अ, मध्य प्रदेश में बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में, जो इसी की उपज था। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। 1940 में वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था और 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया था। 1855 में संथाल आदिवासियों ने भी बगावत की थी और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा के पिता गरीब थे और बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। बिरसा एक आदिवासी जन जन समुदाय का था। मुंडा आदिवासी कबीले के का था बिरसा।
इनका जन्म हुआ था 1870 के दशक के मध्य और इनके पिता बहुत ही गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं अर्थात बाहरी लोगों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। मुंडा समुदाय के लोग और अपनी जमीन की लड़ाई अर्थात मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगा। जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। कुछ समय तो ये मिशनरी स्कूल में रहे। उसके बाद ये एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया और बिरसा ने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। बिरसा ने अपने मुंडा जनजातीय समुदाय के कबीले के लोगों से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें और गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर कमानते थे। बिरसा मिशनरियों को और हिंदू जमींदारों को बाहर कमानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसी स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। मुंडा लोग पेड़ और बाग लगाते थे, जब पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वह ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और अंग्रेजों को बिरसा के इस राजनीतिक आंदोलन से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बिरसा का यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। अंग्रेजों की भू नीतियाँ इन मुंडा जनजातीय समुदाय की परंपराओं को नष्ट कर रही थी और हिंदू भूस्वामी महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्यवाही का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे और बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया और बिरसा आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य
की स्थापना के लिए रावणों, दीकू अर्थात बाहरी लोगों और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। जब इन्होंने सबको एकजुट कर करके प्रेरणा का संचार किया, तो इनके निर्देशन में बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। जब बिरसा की मृत्यु हो गई, नेतृत्व ही बिरसा ही कर रहे थे। 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई तो आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया। आंदोलन तो ठप हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए दीकू अर्थात बाहरी लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर बता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है। अंग्रेजों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया। अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया था। जंगली और बर्बर, जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया है अंग्रेजों ने आदिवासियों को। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को कहा जाता है। तो झूम खेती में जिस सिर्फ बीजों का छिड़काव करके कुदाल से खुरद दिया जाता था, छिड़का जाता था या बिखेर दिया जाता था, तो छिड़काव विधि तरीकों को छिड़काव कह लीजिए या बिखेरना कह लीजिए, छिड़काव विधि या बिखेरने की विधि। बिखेर देते थे ये लोग झूम खेती करने वाले, बीजों को रोपण नहीं करते थे, उनका बीजों को छिड़क देते थे और कुदाल से खुरद देते थे जमीन को। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया। भूमि का तो स्वामित्व मिला, भू स्वामित्व तो मिल गया, लेकिन इनके परंपरागत प्रशासनिक अधिकार नहीं मिले थे। जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, उनके अंग्रेजों के रीति रिवाज के हिसाब से, उनके कानून के हिसाब से मुखियाओं को अपने कबीलों को अनुशासित करना रहता था। असम के और बिहार की में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो असम में कहाँ? असम के चाय बागानों में, असम के चाय बागानों और बिहार की कोल गुफाओं में, कोयले की गुफाओं में, कोयले की खानों में, कोयले की खान होती ना, कोयले की खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। कुछ सही गलत का निशान लगाने के लिए बताया गया है। सॉरी, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते और बीज रोपते हैं। तो नहीं, झूम काश्तकार अर्थात झूम खेती करने वाले जमीन की जुताई नहीं करते थे, कुदाल से खुरद देते हैं और बीज रोपते नहीं हैं। बीज को बिखेर देते थे जमीन पे और कुदाल से खुरद देते थे जमीन को। तो ये गलत है। यहाँ पे व्यापारी संथालों ने क्रीमकोश खरीदकर उसे क्रीमकोश खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो सही है। व्यापारी लोग इस संथाल जनजातीय लोगों से क्रीमकोशों को खरीद लेते थे और 1000 क्रीमकोशों के बदले में 3 से 4 रुपए ही देते थे, जबकि ये लोग बाहर जब बेचते थे तो वहाँ पे 4 से 5 गुना कीमत वसूलते थे। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोना जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। तो ये सही है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे? बिल्कुल नहीं बचाए रखना चाहते थे। वो तो सिर्फ अपना काम निकालते थे। मजदूर चाहिए था तो उनको जंगलों में बसा दिए थे, छोटी सी जमीन दे दिए थे, इस पे खेती करें, उस पर भी तरह तरह के कानून लगान
तरह तरह के कर, जंगल कर, पशु कर, खेती के लिए लगान, तरह तरह के लगान और कर लागू कर दिए थे। ये साथियों, ये अध्याय यहीं यहीं तक। अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, जब जनता बगावत करती थी। है 1857 का विद्रोह। और यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।